सोसाइटी कहती है, समाज कहती है कि जो आदमी का रोल है वो है बाहर जाके पैसा कमाना। आइडियल वुमन का डेफिनेशन समाज के लिए ना बड़े अलग अलग नजरिए से। एक सही फेमिनिस्ट वो होता है जो कि दोनों के लिए इक्वल अधिकारों में बिलीव करे। इनफैक्ट अभी रिसेंट में एक विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया है जिसमें 33% सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा आपके लोकसभा वगैरह के अंदर भी। और आप धर्म के नाम पे जब लड़ाई झगड़े करने लगो, लोगों को बांटना शुरू कर दो, डिवाइड करना शुरू कर दो, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। कोई भी ऐसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको नहीं मिलेगा जहां पे सिर्फ एक ही प्रकार का कास्ट रहता हो। कास्ट का राजनीति के लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्या हालचाल पीवीएंस भाई, कैसे हो तुम सब? मस्त हो, जबरदस्त हो, एकदम तंदुरुस्त हो, चुस्त हो भाई। चलिए, स्वागत है आप सबका वापस से आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर और आपके अपने प्यारे प्यारे सीरीज यानी कि माइंड मैप सीरीज के अंदर। तो देखो, मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका गोस्ट, आपका गाइड कुणाल दिस साइड। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, काफी बढ़िया कर रहे होंगे जीवन के अंदर। तो देखिए, आज पिटारे से निकाल करके लेके आए यार एक और जबरदस्त वाला मस्त वाला माइंड मैप, ठीक है। और आज यार हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम बात करेंगे जेंडर, रिलीजन और कास्ट की, ठीक है। चलिए, तो एक बढ़िया सा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिविक्स का कह लीजिए यार, पॉलिटिकल साइंस का कह लीजिए, आप किसी का भी आप कह सकते हैं चैप्टर को, ठीक है। चलिए, तो आइए फटाफट से दोस्तों स्टार्ट करते हैं यार हमारे जबरदस्त वाला मस्त वाला चैप्टर। तो आज देखिए किस किस चीजों की हम बात करेंगे यहाँ पे। चलिए एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं यार जल्दी से क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। डिस्कस करेंगे जेंडर पॉलिटिक्स के बारे में, डिस्कस करेंगे रिलीजन पॉलिटिक्स के बारे में, डिस्कस करेंगे कास्ट और पॉलिटिक्स के बारे में और बात करेंगे इन सारी चीजों के इंपैक्ट की। तो यही होने वाला है आज का एजेंडा, यही होने वाला है आज का टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं यार एक बहुत बेसिक से और बहुत आराम से बढ़िया वाली बातों से। तो देखो, नंबर 1, अगर मैं आपसे बात करूं यार जेंडर की, देखो जेंडर अगर आप बात करोगे तो समाज में जो दो मेजर टाइप के जेंडर्स हैं वो है आपके मेल और फीमेल, ठीक है। नो डाउट यार, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर और भी जेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो भी इक्वली रिस्पेक्टेबल है, ठीक है। लेकिन हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि समाज के अंदर बायोलॉजिकल टर्म्स में दो बड़े मेजर डिविजन्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है, डन। लेकिन अगर आप देखोगे ये बायोलॉजिकल तरीका है लोगों को डिवाइड करने का। अब अगर आप समाज की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, तो सोसाइटी ने क्या किया है, इन दोनों लोगों के रोल्स यहां डिसाइड कर दिए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गलत और एकदम घटिया वाली बात है ना। सोसाइटी कहती है, समाज कहती है कि जो आदमी का रोल है वो है बाहर जाके पैसा कमाना, यानी 150 रुपया देगा, ठीक है, तो बाहर जाकर के पैसा कमाना। और फीमेल का काम है घर पे रह करके काम करना, घर बार संभालना। ये समाज की छोटी विचारधारा आप कह सकते हैं, या नैरो थिंकिंग कह सकते हैं, या पुराने जमाने से चली आ रही रीत रिवाज कह सकते हैं, ठीक है। तो समाज जो है अलग तरीके से डिवाइड करता है, हालांकि बायोलॉजिकल टर्म्स में हम लोग मेल और फीमेल है। हमारे फंक्शंस थोड़े से, मतलब आप कह सकते हैं, नो डाउट, जो हमारे जो नॉर्मल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से आपको डिफरेंट मिलेंगे, मतलब बॉडी पार्ट्स आपको थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। तो हम लोग बायोलॉजिकली थोड़े डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे, बट अगर हम बात करें जो कि परफेक्टली नॉर्मल है ना, परफेक्ट नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज ने क्या किया है, इसको एक डिविजन बना दिया, राइट। अगर आप देखोगे तो जेंडर डिवीजन अगर आप देखेंगे तो एक हायरार्कियल डिवीजन है, जो आप देखोगे समाज में आपको हर जगह दिखाई देगा। कई बार लोगों को लगता है क्या यार सिर्फ इंडियन सोसाइटी में ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। इंडियन सोसाइटी के अलावा भी अगर आप निकल के बाहर जाएंगे तो कई सारे ऐसे देश है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं की फ्रीडम है, यानी विमेन फ्रीडम आपको काफी कम मिलेगी, ठीक है। चलिए, अगर आप देखोगे तो देखिए, बायोलॉजिकल टर्म्स में डिवाइड करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप इस बायोलॉजिकल टर्म्स की बजाय आप लोगों को उनकी, मतलब लोगों के बारे में एक धारणा बना लो, लोगों के बारे में एक अलग से विचारधारा बना लो और उनके काम को आप डिसाइड कर दो, तब वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो समाज ने यहाँ पे डिवीजन किया है वो बायोलॉजी के बेस पे नहीं किया है, बट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरियोटाइप्स। अब अगर आप देखोगे तो महिलाओं को यार जो समाज है यानी सोसाइटी है वो बड़े अलग नजरिए से देखती है। अगर आप देखेंगे तो मतलब आइडियल वुमन का डेफिनेशन समाज के लिए ना बड़े अलग अलग नजरिए से। अगर आप देखोगे जो टीवी सीरियल बनाने वाले उनको लगता है हमारी आइडियल ऑडियंस है ना। कई बार आप देखोगे जब शादी ब्याह का मामला होता है तो कई बार घर लड़के घर वालों को लगता है अरे वाह चलता फिरता आरबीआई आ गया, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन है। फिलहाल ये जमानों चलती आ रही है, सदियों चलती आ रही है। अब मजे की बात आपको बताऊं, अगर आप कभी भारत का कल्चर, भारत का इतिहास उठा के देखो और वैदिक सोसाइटी की आप बात करिए, अर्ली वैदिक जमाने की, तो अर्ली वैदिक एरा में जो महिलाएं थी ना भाई, उनको टॉप नॉच लेवल का इक्वालिटी था।
ठीक है, अगर आप कभी वेदास को पढ़िए, आप अर्ली वैदिक सोसाइटी को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वो सोसाइटी अपने जमाने में कितनी एडवांस सोसाइटी थी, जहां पे महिलाओं को इक्वालिटी दी जाती थी, चाहे वो सोशल फंक्शंस हो, समाज के अलग अलग फेस्टिवल्स हो, हवन वगैरह हो, उसमें उनको बैठने का इजाजत था, पढ़ने लिखने का इजाजत था, अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का इजाजत था। तो वो फ्रीडम ना धीरे धीरे करके आप देखोगे कि कम होने लगी। जैसे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंस बढ़ने लगा, पुरुषों का जो डोमिनेंस है वो बढ़ने लगा, तो आप देखोगे जो महिलाओं के अधिकार है वो धीरे धीरे कम होने लगे। और ये जो कंसेप्ट आया ना कि पुरुषों का काम है बाहर जाके काम करना और महिलाओं का काम है घर के काम संभालना, ये इसी का आउटकम है। ठीक है नाउ, अब अगर आप देखोगे बेटा यहां पे कि हमने क्या किया है, कुछ छोटा छोटा डिवीजन कर दिया। क्या डिवीजन कर दिया है? तो लड़कों लड़कियों को इस तरीके से ग्रो किया जा रहा है कि मतलब ये बता दिया कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन की हाउसवर्क संभालना, बच्चे अच्छे पैदा करना, बच्चों को संभालना। ठीक है, और अगर आप देखोगे कि मतलब जो आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बाहर के काम करना। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसी बेसिस पे हमको एक टर्म मिलता है यहाँ पे, इसको आप कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है जेंडर के आधार पे आपने क्या किया है, लोगों के काम को विभाजित कर दिया, लोगों के काम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या कहता है कि जो महिलाएं हैं वो घर का सारा काम करती हैं, जैसे खाना बनाना हो गया, कपड़े धोना हो गया, कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया। ठीक है, और या तो ये काम खुद करती हैं या फिर ये अपने जो घर के जो हेल्पर्स होते हैं, जो आपके घर के जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं ना, जो काम वाली आंटी आती हैं, कई बार आपके घर में आपने देखा होगा तो मम्मी उनसे काम करवाती हैं। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कहता है कि घर के जितने भी इस तरीके के काम है या तो महिलाएं खुद करती हैं या तो फिर किसी की मदद से उसको ऑर्गेनाइज करवाती है। ठीक है नाउ, और जितने भी घर के बाहर के काम है वो कौन करता है, वो आपके पुरुष करते हैं, मेल लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप देखोगे ऑल्दो हमारे ह्यूमैनिटी की अगर हम बात करें तो आधे ज्यादा जनता जो है वो महिलाओं की है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम पब्लिक लाइफ में इनका रोल देखें तो शायद आपको बहुत ही कम दिखाई देगा, चाहे पॉलिटिक्स की बात करिए चाहे नॉर्मल चीजों की बात करिए। ठीक है नाउ, अब अगर आप देखेंगे पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो मेन थे देवर ओनली अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। आप याद कर लीजिए बच्चे, आपको याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी? फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतना हल्ला चौकड़ी मचा दिया उन लोगों ने, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, दुनिया भर का नौटंकी, लेकिन जब बात आई विमेन के वोटिंग अधिकारों की, जब बात आई महिलाओं को वोटिंग अधिकार देने की, तो वहां पे भैया लोग पीछे हट गए। अब चाहे आप वहां के नेशनल असेंबली की बात करिए, चाहे वो रॉबेस्पियर की सरकार की बात करिए, तो जब महिलाओं के वोटिंग अधिकारों की बात आती तो ये लोग एकदम दुम दबा के पीछे भाग गए। ठीक है, तो ये दिखाता है कि किस नंबर के दोगलेपन पे उतरे हुए थे वो लोग। इसको कहते हैं एक नंबर का दोगलापन। अगर मैं बात करूं ये सब दोगलापन है भाई। ठीक है, ऐसे तुम चिल्ला रहे हो जब तुम्हें आंदोलन चाहिए, लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, ये सब दुनिया भर के प्रिंसिपल्स की तुम बातें कर रहे हो, लेकिन जब वुमेन के पॉलिटिकल और सामाजिक अधिकारों की बात आती है तब आप सब धोती उठा के पीछे भाग जा रहे हो। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे इंडियन नेशनल स्ट्रगल में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन जब महिलाओं के पॉलिटिकल और सोशल राइट्स की बात आती थी तब ना कांग्रेस का मुंह खुलता था ना ही किसी और पार्टी का। तब सब ऐसे मौन व्रत धारण करके कहते थे हमें लगता है कि सिंबॉलिक प्रेजेंस होना चाहिए। भैया काहे सामाजिक और पॉलिटिकल अधिकार नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये जो धारणा है ना, ये बड़े पुराने जमाने से चलती चली आ रही है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो पहले सिर्फ मेन को ही यहाँ पे अधिकार था वोट देने का पब्लिक अफेयर्स में, यानी पब्लिक ऑफिसेस को कंटेस्ट करने का, गवर्नमेंट बाहर की जॉब्स करने का। ठीक है, ग्रेजुअली अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे जो हमारी महिलाएं थी इनको लगा यार बहुत नाइंसाफी हो रही है ना, तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सी बात है यार, इन्होंने कहा कि हमको भी अभी आंदोलन करना पड़ेगा। तो बाबूराव जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक हमारी आवाज को कोई सुनेगा नहीं। तो इन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पे उठाना स्टार्ट किया, पॉलिटिकल टर्म्स पे इसको उठाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो महिलाओं ने अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या किया, अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए इक्वल राइट्स डिमांड करने के लिए, है ना। इन्होंने एजिटेशन किया, एजिटेशन मतलब धरना प्रदर्शन वगैरह किया एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन चले जो महिलाओं के लिए पॉलिटिकल और सामाजिक अधिकारों का यहाँ पे डिमांड कर रहे थे और चाहते थे कि इनको ज्यादा बेहतर एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज दी जाए, जिससे महिलाएं भी अभी आगे ग्रो करें जीवन के अंदर। बिकॉज पहले क्या होता था, जो इनफैक्ट अमीर घरों की बेटियां होती थी उनको तो प्राइवेट ट्यूटर्स पढ़ा दिया करते थे आकर के, लेकिन बिकॉज जो बाकी मिडिल क्लास या गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो खासकर लड़कियां हैं, वो अभी आगे पढ़ने जा ही नहीं पाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा गलत पॉइंट है। अगर आप देखोगे आप शिक्षा का अधिकार किसी को दोगे नहीं, आप प्रॉपर करियर में अपॉर्चुनिटीज दोगे ही नहीं, तो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा। तो यहां पे जितने आंदोलन चल रहे हैं ना, इन सारी चीजों को यहां पे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप देखोगे कुछ और जबरदस्त मूवमेंट्स थे जो यहां पे डिमांड कर रहे थे कि इनको इक्वालिटी चाहिए महिलाओं के पर्सनल लाइफ में भी और उनके प्रोफेशनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, और ऐसे मूवमेंट्स को आप कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। देखिए, एक सही फेमिनिस्ट आदमी पता है कौन है? एक सही फेमिनिस्ट वो होता है जो कि दोनों के लिए इक्वल अधिकारों में बिलीव करे।
यानी अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दैट इज अ फेमिनिस्ट। वो है एक सही फेमिनिस्ट, असली फेमिनिस्ट। ये नहीं झूठे फेमिनिस्ट, तुमको 50 मिल जाएंगे आज इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ऊपर, है ना, 50, उनसे तुम रूल्स उठा के पूछ लो ना, उनका रूल्स का आर भी नहीं पता होता। फैक्ट है ये चीज, है ना। उनको ज्ञान देना होता है बैठ करके इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स पे, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्री राइट नाउ, है ना। तो ऐसे ना बहुत लोग ज्ञान देंगे, तुम बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे। अब उनको रियल राइट्स पे बात करोगे ना, रियल मुद्दों पे बात करोगे, रियल इश्यूज पे बात करोगे, उनको पता ही नहीं, दे आर ब्लैंक गाइस। वो ब्लैंक है, उनको पता ही नहीं है, वो हवाबाजी कर रहे हैं क्यों बैठ के। तो रियल फेमिनिस्ट कौन है? रियल फेमिनिस्ट वो है जो दोनों के लिए इक्वल अधिकारों की बात करता है, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे यहां पे तो आप देखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपने पॉलिटिकल टर्म्स में जेंडर के इस डिवीजन को एक्सप्रेस किया, जब आपने राजनीति में इस मुद्दे को उठाया, तो डेफिनेट सी बात आप देखेंगे कि जो महिलाओं का जो रोल है वो भी पब्लिक लाइफ में थोड़ा इंप्रूव हुआ है। एज अ रिजल्ट आप देख पाओगे आज महिलाएं आपको कितने सारे सेक्टर्स में काम करते हुए मिल जाएंगी। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। आप खुद देख लीजिए पीडब्ल्यू के अंदर आपको कितने सारे फीमेल फैकल्टीज पढ़ाते हैं ना, इतना ओपी फैकल्टीज आपके, आप इनको इतना प्यार देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सब क्या आप इमेजिन कर सकते हो आज से 50-60 साल पहले? शायद बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो हमारी इनफैक्ट हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक महिला है ना, वो भी एक फीमेल प्रेसिडेंट है। तो वो अपने आप में दिखाता है कि अगर ये सब चीजें ना आज से 50-60 साल पहले शायद इमेजिन करना भी मुश्किल था। रीजन क्या है? बिकॉज जब तक इस मुद्दे को, जब तक इस प्रॉब्लम को राजनीति में नहीं उठाया गया, राजनीति में डिस्कस नहीं किया गया, इसका आउटकम आना बहुत मुश्किल था। और जब इसको डिस्कस किया गया तो आपने देखा है कि इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आए। हालांकि हमारे वर्ल्ड के अंदर कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा टॉप नॉच क्वालिटी का है, बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इनको हम स्कैंडिनेविया का रीजन कहते हैं, यानी आप कह लीजिए आपकी जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जैसे आपका स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आपका नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया। तो यहां पे आप देखेंगे जो महिलाओं का रोल है ना पब्लिक लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा है। यहाँ के पार्लियामेंट्स में अगर आप देखोगे तो आपको मैक्सिमम महिलाएं मिलेंगी। महिलाओं के रिगार्डिंग जो लॉज बनाए गए हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। यानी अगर आप गलती से किसी महिला को टॉर्चर करते हुए दिख गए, पुलिस बेटा पूछेगी, बाद में जेल में उठा के पहले डालेगी, है ना। तो इस तरीके का कानून आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट। सो फॉर एग्जांपल स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन काफी ज्यादा हाई, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे हमारे कंट्री, अगर हम अपने देश की बात करें तो अपने देश में यार हालात अभी भी उतने बेहतर नहीं है, ठीक है। आज भी महिलाएं ना कई एस्पेक्ट्स में जो है मेन के कंपैरिजन में काफी पीछे हैं। अगर आप देखोगे हमारी ना पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है। पेट्रियार्कल मतलब पुरुष प्रधान समाज, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहां मेल मतलब पुरुषों का ज्यादा जो है डोमिनेंस रहा है, ज्यादा अथॉरिटी रहा है। और जो अपने आप में बहुत हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है, जो कि गड़बड़ है। और हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं था। आप कभी इंडस सोसाइटी की बात करिए, आप इंडस वैली की बात करिए। इंडस वैली में माना जाता है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं इट वाज अ मैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब फीमेल डोमिनेटेड थी। वहां पे महिलाओं को बढ़िया अधिकार थे। वैदिक समाज की बात करिए, वैदिक सोसाइटी का जो अर्ली फेज है, महिलाओं को बढ़िया अधिकार थे। तो हम स्टार्टिंग से पेट्रियार्कल नहीं थे, हम धीरे धीरे होते गए। जैसे पुरुषों ने जो है जब उनकी पावर बढ़ती गई, उन्होंने क्या किया, अपना डोमिनेंस बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे, अगर हम लिटरेसी रेट को कंपेयर करें तो पुरुषों के मुकाबले यार महिलाओं का लिटरेसी रेट मात्र 54% है और वही मेल का 76% है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या है, क्या फीमेल्स पढ़ नहीं पाती हैं? ऐसा नहीं होता यार। फीमेल्स अगर आप देखोगे, कभी भी आप सीबीएसई का जब रिजल्ट आता है, एसएससी का रिजल्ट आता है, तो कभी तुमने देखा है वहां पे न्यूज वालों को लाइन लिखते हो लड़कों ने परचम पहरा है? नहीं लिखते हैं भैया, वो फोटो भी नहीं छापते। और जब गर्मी अर्मी का फोटो आता है, एकदम कुछ एकदम खतरनाक छुट्टी का फोटो आता है, लड़कों की फोटो छाप देते हैं। लड़के मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, छुट्टी कर डिक्लेयर कर दी डीएम ने, लड़कों की फोटो छाप रखी है। वहां लड़कियों की फोटो नहीं आती, है ना। धूप लग रही है तो वहां पे जो है लड़कियों की फोटो ऐसे दुपट्टा की हुई आती है। लड़कों की फोटो आएगी पानी में उछलते हुए, है ना, उत्पात मचाते हुए, या फिर डीएम ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी उसको सेलिब्रेट करते हुए। हमारी फोटो ऐसे आती, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट्स वाली बारी आती तो रिजल्ट्स में आप देखोगे लड़कियों ने परचम फहराया, लड़कियों का पासिंग परसेंटेज लड़कों से ज्यादा। ये तुम नालायकों पढ़ लो यार, क्या कर रहे हो, हैं? हर जगह नाक कटवा रखी है तुमने। जब देखो 25 जगह डिस्ट्रैक्ट रहते हो तुम, और उसके चल बाद में यही आता है, एक ही हेडलाइन आती है, लड़कियों ने परचम फैलाया, लड़के जो है सब इधर उधर मस्ती करने में लगे हुए हैं। चलो, अच्छा, अब अगर आप देखोगे यहां पे तो बहुत सिंपल है यार, कि एक एक्ट आया था, सरकार एक एक्ट लेकर के आई। पहले क्या होता था कि भैया सेम काम कर रहा है, मान लो एक कंपनी में एक मैनेजर है, अब मैनेजर एक लड़का है तो उसको सैलरी ज्यादा मिल रही, लड़की है तो कम मिल रही, तो बात गलत है। सरकार ने कहा तो बहुत नाइंसाफी हो रही। सरकार ने क्या है, कानून लॉन्च किया। कानून का नाम था इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इसका कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर आपका नेचर ऑफ द वर्क सेम है, अगर आपका काम सेम है,
तो आपको जो पैसा है वो भी सेम मिलना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आप मेल फीमेल अब जो भी हैं, बट इसके हिसाब मतलब नो डाउट एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से डिफरेंस आ सकता है। अब ऐसा तो नहीं होगा यार जिसने कभी काम ही ना किया उसको एकदम से सैलरी दे दे, और जो 15 साल से काम कर रहा है उसको सैलरी ना मिले, वो चीज तो गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ जेंडर के बेसिस पे किसी के साथ पैसों में भेदभाव कर रहे हो तो ये आप नहीं कर सकते, सरकार ने क्लियरली मना कर दिया इसको, ठीक है ना। अब आगे देखिए आप बात, अगर आप देखोगे तो महिलाएं जो है ना बेचारी कई सारे वेज में ना, अलग अलग वेज में ऑपरेशन सहती हैं। ऑपरेशन मतलब उनको दबाया जाता है, उनका दमन किया जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर देखोगे बहुत सारे इलाकों में भारत में आज भी जो आप कह सकते हैं पेरेंट्स है ना, वो मतलब लड़का चाहते हैं यार, वो गर्ल चाइल्ड अबॉर्ट करा देते हैं, गर्ल चाइल्ड बेचारी पैदा होने से पहले उसको मरवा देते हैं मेडिकल मेथड से, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। आप इंडिया में अगर आप 2011 सेंसस का डेटा उठा के देखोगे, अगर उसमें देखोगे फीमेल सेक्स रेशियो को, यानी कितनी महिलाएं हैं पर 1000 मेल्स, तो आपको देख करके सदमा लग जाएगा कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं भारत के जहां पे अगर 1000 मेल व्यक्ति हैं तो उनके कंपैरिजन में मात्र 800 से भी नीचे महिलाएं। क्यों? बिकॉज लोगों को यहां पे लड़की नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? तो ऐसा सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो है ना, पहली बात इसने क्या किया है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना उसमें बड़ा डिक्लाइन आया है। कुछ इलाकों में भारत के कुछ स्टेट्स ऐसे जहां पे रेशियो 850 और 800 से भी नीचे चला जा चुका है, जो अपने में कंसर्निंग फैक्टर है। हालांकि ये बात इलीगल है, इलीगल होने के बाद भी चोरी छुपे कुछ ऐसे नालायक होते हैं, इनको पेरेंट्स नहीं कहा जा सकता, ये पेरेंट्स बनने लायक ही नहीं है लोग, ठीक है। इनको पेरेंट्स नहीं कहा जा सकता जो इस बेसिस पे किसी बच्चे को मार देते हैं कि वो लड़की है। तो ऐसे लोगों को इनफैक्ट ह्यूमन भी नहीं रखा जा सकता, ऐसे लोग असुर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दीज आर द एक्चुअल असुर ऑफ द कलयुग, इनको एक्चुअल असुर कहा जाता है, ठीक है। और ये बेटा ह्यूमन भी डिजर्व नहीं करते, मतलब ह्यूमन राइट तो छोड़ो, ह्यूमन होना भी डिजर्व नहीं करते जो इस तरीके के खराब काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या है कि ऐसे लोग बड़े गर्व के साथ जीते हैं भाई, इनका अलग लेवल का प्राइड है, इनको शर्म नाम की चीज नहीं है, अलग लेवल का प्राइड है इनके जीवन में, ठीक है। और ये 50 तुमको एग्जाम्पल दे देंगे अपने इस गलत एक्ट को जस्टिफाई करने के, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भैया आप नहीं पाल सकते, आपको लग रहा है कि आपको नहीं चाहिए, जरा मल्टीपल प्लेसेस लोग अडॉप्शन सेंटर्स होते हैं, चाइल्ड ऑर्फनेजेस होते हैं, एटलीस्ट आप वहां बच्चे को छोड़ दो। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी नाम का चीज नहीं है, वो बच्चा एटलीस्ट एक बढ़िया लाइफ जी चला जाएगा, कोई ना कोई होगा जो उसको जरूर अडॉप्ट करेगा, एटलीस्ट आप जैसे लोगों से तो फ्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखोगे तो इसके चलते 2011 का सेंसस बताता है यार ये चीज, है ना। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट गुड। नाउ इसके अलावा भी आप देखोगे तो महिलाओं का ना हरासमेंट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस। आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस मतलब आंटी अंकल के बीच में होने वाला WWE डबल स्लैम मैच, ठीक है। आंटी एकदम खटक खटक, कभी कभी आंटियां भी पीट देती है यार अंकल को, ऐसा नहीं होता, ठीक है, अंकल ही पीट रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, अंकल बड़ा खतरनाक तरीके से पीट रहे हैं, दहेज के लिए मार रहे हैं, किसी चीज के लिए मार रहे हैं, तो मार पिटाई करना इज नॉट गुड। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे देश के अंदर, बट वो एक्टिव कितना होता है ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क बन जाता है कई बार, ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे तो महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस है ना, ऐसे आप कह सकते हैं अर्बन एरियाज बहुत अनसेफ हो गए महिलाओं के लिए, दैट्स अ बिग फैक्ट। और ये अनसेफ फील कौन करवाता है? इट इज वी हु आर फीलिंग मेकिंग देम फील अनसेफ। आप जब किसी कमेंट सेक्शन पे, आप खुद भी इसके एग्जांपल हो यार, ये ऑपरेशन जो महिलाएं फेस करती है ना, जब नेक्स्ट टाइम तुम किसी को गलत कमेंट करने जाना तो एक बार समझ लेना कि जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है ना, तुम भी उसी का पार्ट बन रहे हो, है ना। तो अगली बार जब तुम्हारा मन करे कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के किसी को बुलिंग कमेंट करूं, किसी फीमेल को कुछ खराब कमेंट करूं, गंदा कमेंट करूं, तो एक बार ये सोच लेना कि इस एनसीईआरटी एग्जाम्पल में ना तुम्हारा नाम भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम अनसेफ फील करवाते हैं, है ना। अनसेफ कौन फील करवाता है? हम ही तो करवाते हैं यार, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। दोनों का, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार ये चीज। अगर कोई बाहर निकल के जा रहा है, आप खुद देखो ना, आप बाहर निकल के जा रहे हो, आपको भी लगेगा ना कि एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ महिलाओं की अगर हम बात करें तो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो डेटा है वो यही बताता है कि महिलाओं के साथ मतलब बहुत सारे क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट द वुमेन, डेली बेसिस पे होते हैं, कुछ रिपोर्ट किए जाते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं किए जाते। कई बार क्राइम्स में ना दूर के कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व होता है, कोई घरवाला ही इन्वॉल्व होता है, जो अपने आप में एक बहुत शेमफुल एक्ट है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा उठाइए, गूगल पे डेटा दिया हुआ है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इट्स वी हु कैन मेक द सोसाइटी अ सेफर प्लेस फॉर द वुमेन, फॉर एवरीवन टू लिव। तो हमें अगर नहीं बदलाव, अगर हम देखो, हम बदलाव हम खुद से लाना स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप खुद बदलाव नहीं लाना चाहोगे तो फिर बदलाव कैसे आएगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल हमने ये देखा कि जब आपने जेंडर के मुद्दे को यहां पे उठाया तो इसका फायदा आपको काफी ज्यादा मिला है, किसमें? आपके नॉर्मल लाइफ में, आपके पब्लिक लाइफ के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए ना, अब अगर आप देखेंगे, बात करते हैं महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि राजनीति के अंदर महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो लिटरेसी रेट से महिलाओं के अंदर मात्र 65.46% है, कंपेयर टू 82.14% अमंग द मेन, अगर मेजरली अगर बात की जाए।
नाउ जॉब्स के अंदर हम बात करें तो जो महिलाओं का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा आपको लो पेड जॉब्स में दिखाई देगा। सिर्फ कुछ ही महिलाएं ऐसी जो हाई पेड जॉब्स में आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना। सिर्फ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो आपकी हायर एजुकेशन ले पाती हैं, बिकॉज मैक्सिमम पेरेंट्स यहाँ लड़कियों के हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करने में आज भी इंटरेस्टेड नहीं है। देखो काफी लोग करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं करते हैं भाई, बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जहां पे बेचारों के एजुकेशन में इन्वेस्ट ही नहीं किया जा रहा। पेरेंट्स को लग रहा है कि लड़की बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी करनी है, उसमें पैसा खर्च होगा। भैया लड़की अगर बड़ी होगी और एजुकेटेड होगी और बढ़िया पढ़ी लिखी होगी तो वो खुद पे भी मतलब खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होगी यार वो, है ना। और डेफिनेट सी बात है अगर सेल्फ डिपेंडेंट लड़की है तो एक अच्छा चॉइस कर पाएगी अपने लाइफ पार्टनर का भी। तो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। वेजेस की बात करें, डिस्पाइट द इक्वल वेजेस एक्ट अगर आप देखोगे हर एक एरियाज में महिलाओं को कंपैरेटिवली ना कम पैसा मिलता है। आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लीजिए, आप कभी विमेन क्रिकेट को देखिए और आप इंडियन मेन क्रिकेट को देखिए। मेंस क्रिकेट को इतना रौला है, इतना ज्यादा लोग देखने आते हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे भी इनको खूब मिल रहे हैं, बढ़िया प्राइज मनी मिल रही है। आप विमेन क्रिकेट को देखिए, अभी थोड़ा सा विमेन क्रिकेट इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ लेकिन फिर भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी दिखता है यार अपने को। अच्छा, सेक्स रेशियो की बात करें तो हमने देखा कि मोस्ट पेरेंट्स प्रेफर टू हैव बॉय ओनली, वो गर्ल चाइल्ड नहीं चाहते, ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है बहुत कॉमन है, मतलब अगर आप देखोगे कि बच्चियों को होने से पहले ही मरवा देना, तो दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। सोशल लीवल की बात करें अगर हम देखेंगे कि अर्बन एरिया जो है काफी अनसेफ से हो चुके हैं महिलाओं के लिए। डाउरी के लिए हरास करना, है ना, फिजिकल वायलेंस करना, आप देख सकते हैं फिजिकल रूप से हरासमेंट्स करना, तो ये सब ना बड़े कॉमन है। अगर आप देखोगे हमारे देश में काफी बार आपको सुनाई दे जाते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे बात करेंगे जल्दी से, चलो। तो अब अगर हम बात करें और तो भाई भारत में अगर आप देखेंगे खासकर जो महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो काफी ज्यादा लो है। इनफैक्ट अभी रिसेंट में एक विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया है जिसमें 33% सीटों को महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा आपके लोकसभा वगैरह के अंदर भी, जो कि पहले नहीं था। ये बिल हालांकि बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है लेकिन इस बिल पे मतलब काफी ज्यादा डिस्कशन डिबेट चल रहा है, तो पास अभी नहीं हुआ था। अगर आप देखोगे तो लोकसभा में जो परसेंटेज, लोकसभा के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था 2019 में कि उसका टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है ना उसका 14.36% जो थी महिलाएं थी, ठीक है। अगर आप देखोगे स्टेट असेंबलीज में अगर हम बात करें तो महिलाओं का शेयर लेस देन 5%। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो स्टेट असेंबली है उसमें लगभग जो सीटें हैं वो 400 से भी ऊपर है, और जो टोटल नंबर ऑफ विमेन कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे ना वो लगभग 47 सीटों पे ही है। तो आप सोच सकते हो कि 400 से ऊपर सीटें होने के बाद भी जो महिला सीटें हैं वो सिर्फ 47 ही है, ठीक है। तो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर इनका परसेंटेज 5% से भी कम है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे कि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं यार, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का, जिनका एवरेज विमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट भारत से ज्यादा है। और अगर आप देखोगे प्रॉपर चार्ट दिया हुआ एनसीईआरटी के अंदर, जो आपको देख करके लगेगा यार कि अपन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज से भी पीछे हैं जहां पे विमेन फ्रीडम इतनी ज्यादा नहीं है, वहां पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज्यादा है पार्लियामेंट्स के अंदर कंपेयर टू आवर कंट्रीज को वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगर आप देखोगे तो यहां पे हमने क्या किया था कि यहां पे महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। अगर आपको याद हो लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर 1/3 जो सीटें हैं, एक तिहाई सीटों को यहां पे रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए लोकल गवर्नमेंट्स में। अभी अगर आप देखेंगे तो करीब 10 लाख आपको रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएंगे लोकल बॉडीज के अंदर। ऐसा ही एक रिजर्वेशन डिमांडेड था हमारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी, जिसको अभी अभी बिल पास किया गया है, बट बिल पास करने के बाद उसको लॉ बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है यार, ठीक है। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यार धर्म की या रिलीजन की। देखिए गांधी आपको याद होंगे, गांधी जी ने एक बात की थी कि यार रिलीजन को, अपना धर्म को कभी राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब गांधी का ये नहीं था कि यार आप धर्म के नाम पे राजनीति करने लगो, धर्म के नाम पे वोट मांगने लगो, लड़ाई झगड़ा करने लगो। दैट इज नॉट व्हाट इज मेंट बाय गांधी। गांधी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। गांधी का कॉन्सेप्ट ये था कि यार जो मॉरल वैल्यूज है ना किसी भी धर्म की, किसी भी रिलीजन की, आप उसको लेकर के राजनीति के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। इनको बिलीव था कि यार जो आपके पॉलिटिक्स है उसको गाइड होना चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए, रिलीजन में बहुत सारी अच्छी बातें दी गई हैं उन अच्छी बातों द्वारा। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय गांधी जी, ठीक है। अगर आप देखोगे जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है हमारे देश के अंदर, उन्होंने हमेशा इस बात पे आर्ग्यू किया है कि अगर कभी कम्युनल दंगे होते हैं यानी रिलीजन के नाम पर दंगे होते हैं तो कोई सबसे ज्यादा सफर करता है तो आपके रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज मतलब उन धर्म के लोगों की बात की जा रही है जिनकी संख्या देश के अंदर कम है, ठीक है। और इनफैक्ट इन ग्रुप्स ने यह भी कहा है, सरकार को बोला है हमेशा कि यार आप कुछ कदम उठाइए जिससे रिलीजियस माइनॉरिटीज को बचाया जा सके। हालांकि आपको लगता होगा कि क्या रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए देश में कोई राइट्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार। माइनॉरिटीज के लिए भी बहुत सारे राइट्स हमारे संविधान में दी गए हैं।
कई सारे केसेस में आप देखोगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जॉब्स वगैरह के अंदर भी माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन वगैरह भी दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम माइनॉरिटीज को हम रिजर्वेशन नहीं दे रहे, हम माइनॉरिटीज को हम कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे, कोई सुविधा नहीं दे रहे, तो ऐसी नहीं चीज है। बट आपको अपने अधिकारों के बारे में अवेयर होना भी जरूरी है। आप लड़ाई झगड़े में इन्वेस्टेड रहोगे तो आप कहां अवेयर होगा? आप पढ़ाई करो यार, पढ़ो तो जा करके, आप संविधान पढ़िए, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आप लॉज पढ़िए। ऐसे कितने लॉज आपको मिल जाएंगे जो हमको पता ही नहीं है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि कानून बना हुआ है, हमारे लिए अधिकार दिया हुआ है, लेकिन हमको पता ही नहीं यार उस अधिकार का क्या करना है, कैसे कहां से एक्सेस करना है। तो आप पता करोगे तब उसको आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है नाउ, अब अगर आप देखोगे जो महिलाओं के मूवमेंट्स है ना, जो वुमेन्स मूवमेंट्स हैं, इन्होंने आर्ग्यू किया है कि कई बार जो रिलीजन्स के फैमिली लॉज होते हैं ना, वो महिलाओं के अगेंस्ट काफी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। फैमिली लॉज का मतलब क्या होता है? फैमिली लॉज का मतलब होता है कि कई सारे जो कानून है, जैसे आपके नॉर्मल मुद्दों से जुड़े, जैसे शादी हो गया, बच्चे का अडॉप्शन हो गया, या फिर जमीन जायदाद का बंटवारा हो गया, तो ये सब फैमिली लॉज के अंदर आता है। आप देखोगे हर एक रिलीजन के अंदर ना ये काफी डिफरेंट होते हैं, और काफी बार कहा गया है कि यार ये महिलाओं के साथ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। अब जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, मान लीजिए पिताजी की जो है, बापूजी की जो है एकदम बढ़िया 10-12 एकड़ की जमीन है। अब मान लीजिए पिताजी मरने वाले आ गए, तो वसीयत में पूरा 12 एकड़ लड़के के नाम करके चले गए। उनकी लड़की भी है लेकिन लड़की को नहीं दे रहे कि लड़के तो पराया धन है, लड़की तो भाई दूसरे घर की है। तो ये तो गलत हो गया ना, डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो गई। अब बच्चे अगर दो हैं आपके, एक लड़का एक लड़की है, तो कायदे से 12 एकड़ जमीन 6-6 एकड़ डिवाइड हो जानी चाहिए थी, लेकिन 12 की 12 किसको चली गई? या लड़के को चली गई, है ना, बिकॉज हमारे उसमें नहीं किया हुआ, हमारा फैमिली लॉज अलाउ नहीं करते। तो ये तो बात गलत है भाई, लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो महिलाएं यही कह रही है कि मतलब हमारे साथ ना कई सारे फैमिली लॉज डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो अभी जरूरत है कि हमको ज्यादा इक्वालिटी यहाँ पे दी जाए। तो इनका डिमांड यही कि हमको ज्यादा ज्यादा यहाँ पे इक्वालिटी दी जाए और गवर्नमेंट यहाँ पे आकर के इन लॉज को चेंज करे। ठीक है, डन नाउ। अब आप देखिए बड़ा जबरदस्त शब्द आता है, इसका नाम है कम्युनलिज्म। देखिए कम्युनलिज्म शब्द का मतलब क्या होता है? कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब आप धर्म को आधार मान लेते हो पूरे देश का। आपको जब ये लगने लगे कि आपका रिलीजन, आप ही का रिलीजन सुपीरियर है और आपसे बेहतर कुछ नहीं है, और आप धर्म के नाम पे जब लड़ाई झगड़े करने लगो, लोगों को बांटना शुरू कर दो, डिवाइड करना शुरू कर दो, दैट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। ठीक है, एक्सट्रीम एंड पार्टीशन अटैचमेंट टू द वंस ओन रिलीजन। जब आप एकदम शिद्दत के साथ अपने धर्म के पीछे लग जाओ कि यार मेरा ही धर्म सुपीरियर है। इनफैक्ट आपको पता है जो लोग इस वाले झंडे को या एजेंडे को गाड़ते हैं ना, ये एक्चुअली अपने धर्म के बारे में कभी जानते ही नहीं है। जो इंसान अपने धर्म के बारे में जानेगा ना बेटा, वो बहुत नॉलेजेबल बंदा होगा, और नॉलेजेबल आदमी कभी चिल्लाता नहीं है, ये उसकी खासियत है। नॉलेजेबल आदमी दंगा नहीं करता, नॉलेजेबल आदमी हल्ला नहीं करता, वो चीजों को बहुत प्यार से बताता है, बहुत आराम से समझाता है सामने वाले को, उसकी बात लोग समझते हैं। और जो एकदम एकदम कहते हैं ना, एकदम जो जिन्हों के पास ज्ञान की एकदम कमी होती है, वो सिर्फ हल्लाबाजी करते हैं, है ना, उनको बिकॉज पता ही नहीं होता कुछ। सो कम्युनल माइंड वैसा ही है। कम्युनल माइंड के हिसाब से जो है ना, वो अपने रिलीजन को कुछ अलग ही लेवल से समझ रखा है, और उसी के नाम पे दंगा फसाद सब करने को तारीफ दम उतारू हो चुका है। रिलीजन हो या उसका कोई पर्टिकुलर बिलीफ हो, कोई कुछ भी हो सकता है ना। कम्युनल पॉलिटिक्स इसी आइडिया पे बेस्ड है कि रिलीजन जो है वो किसी भी समाज का आधार है, सोशल कम्युनिटी का आधार है। ठीक है, कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स, है ना, ये इसका मानना ये है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले लोग एक ही समुदाय का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखोगे यार एक ही रिलीजन के अंदर ना मानने का तरीका कितना अलग है। आप हिंदुइज्म में देखिए, आप हिंदुइज्म में आप देखो तो यार कितने सारे हम लोग भगवान को जो है मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हम लोग वर्शिप करते हैं भगवान के कितने सारे फॉर्म्स को। हिंदुइज्म के अंदर आपको कितनी सारी कास्ट मिल जाएंगी, उनके पूजा करने का तरीका आपको काफी डिफरेंट मिलेगा, अलग अलग तरीके की पूजा होती है, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। तो एक सिंपल रिलीजन में भी ना आपको मल्टीपल वेरिएशन मिलते हैं, लेकिन एक कम्युनल आदमी ऐसा नहीं सोचता। कम्युनल आदमी कहता है कि अगर तुम एक धर्म को बिलोंग करते हो मतलब एक ही कम्युनिटी की तुम हिस्सा हो। ठीक है, वो वेराइटीज को, डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करता ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब सवाल उठता है यार कि कम्युनलिज्म क्या क्या फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स में। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो आपको अपने डेली लाइफ में दिखेगा, वो है आपका रिलीजियस प्रेजुडिस। यानी आपने किसी धर्म के बारे में कोई धारणा बना ली है, उसके लोगों के बारे में कुछ धारणा बना ली है, और आप ये मान के बैठ गए हो कि आपका धर्म सुपीरियर है और आपसे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहले के जमाने में अब क्या होता था कि आपको पता होगा कि जो ज्यूज होते थे, है ना, हिटलर के जमाने में क्या होता था, ज्यूज के प्रति लोगों के अंदर उसने इतनी हेट्रेड बढ़ दी थी। क्या हिटलर से पहले लोग बहुत ज्यादा नफरत करते थे जर्मनी के अंदर ज्यूज से? ऐसा नहीं था ना, लोग तो रह ही रहे थे। लेकिन क्या किया था हिटलर ने, इतनी नफरत भर दी थी लोगों के अंदर ज्यूज के प्रति कि भाई ज्यूज अगर देखते दिख जाए तो तुम उसको मार दो। तो आपने क्या किया, उसके किसी इंसान के प्रति इतना हेट्रेड बढ़ दिया, धारणा बना दी, स्टीरियोटाइप बना दिया, राइट। तो यही है कम्युनल माइंड का थिंकिंग। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि कम्युनल माइंड हमेशा चाहता है कि उसके पास पॉलिटिकल पावर आ जाए। पॉलिटिकल पावर आ जाएगी तो उसका जो मन चाहेगा वो करेगा। अच्छा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन,
आप मान लीजिए आप धर्म की राजनीति कर रहे हो, अब धर्म की राजनीति मतलब आप सेक्रेट सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रिलीजियस लीडर्स को लेकर के आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, आप लोगों से धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ठीक है, लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं, अगर तुम वोट नहीं दोगे भगवान तुमको भस्म कर देंगे। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता है। तुम एक लीडर आया, नेताजी आए तुम्हारे पास, देखिए भाइयों बहनों, अगर आप वोट नहीं देंगे तो डेफिनेट सी बात है भगवान आपको भस्म कर देंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, नेताजी आके आपको ऐसे करे तो भगवान, यार भगवान भस्म करने नहीं आए तुमको, भगवान तुम्हें सही बात सिखाते हैं, गलत बातों से दूर भगाते हैं, ठीक है। भस्म क्यों करेंगे, तुम उसको वोट नहीं दोगे तो। लेकिन कई बार जो होता है ना, बेचारी भोली भाली जनता में नेता लोग क्या करते हैं, अपना फायदा उठाने के लिए जो है, हमेशा आप देखोगे ये मतलब रिलीजन का कई बार इस्तेमाल करने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रिलीजन कई बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डन। सो ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, कम्युनलिज्म है, और ये वर्ल्ड में सब जगह होता है यार, वर्ल्ड में आपको मैक्सिमम जगह मिलेगा। बहुत बार लोगों को लगता है कि सर क्या ये भारत में नहीं, भैया सिर्फ भारत में नहीं है। भारत के दिक्कत क्या है ना कि हम लोग कई बार भारत के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, तो हमें लगता है सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम है। नहीं यार, इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ, भाई ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको दिखेगा, वर्ल्ड के अंदर कितने आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां लोग रिलीजन के नाम पे ही लड़ रहे हैं, ये हमारा कब्जा, ये हमारा कब्जा, ये हमारा कब्जा, ये हमारा कब्जा। आप देखिए पुराने जमाने में, मतलब मैं 16 सेंचुरीज की बात कर रहा हूं, वहां पे रिलीजियस वॉर हुए तो क्रूसेड्स कहते हैं, हिंदूज एंड क्रिश्चियंस के बीच में, सॉरी क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स के बीच में कई सारे वॉर्स हुए हैं बेटा, है उसको आप क्रूसेड्स कहते हैं, रिलीजियस वॉर्स थे वो, ठीक है। जब आप देखोगे मुस्लिम्स ने आगे क्रिश्चियंस वाले इलाके पे कब्जा कर लिया था, तो वहां के जो क्रिश्चियन रूलर्स थे उन्होंने जंग छेड़ दी, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, रिलीजन बेस्ड वॉर है। यूगोस्लाविया आप देखिए, रिलीजन और आपके जो नॉर्मल एथनिक इश्यूज हैं उसके बेसिस पे वो कंट्री पूरा बट गया था, 6 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया था। तो आपको कितने अलग अलग एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इनफैक्ट अगर आप भारत बोलोगे ना, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे जितनी जगहों से दुनिया के जो प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं, यानी जिन समुदायों को सताया गया, टॉर्चर किया गया, जब वो भाग के भारत आए ना, तो भारत में उनको शरण मिली। तो भारत इज दैट देश, भारत इज दैट कंट्री जिसने हर एक को अपनाया है। वो बात अलग है कि वेस्टर्न पावर्स इसको बड़े समय से ना बड़े नेगेटिव तरीके से दिखाते आए हैं, एंड दैट इज बिकॉज अगर आप देखोगे तो हमारा जो कल्चर रहा है ना, हमेशा से इंक्लूसिव कल्चर रहा है। हम हमेशा लोगों को साथ लेकर के चले। आप कभी भारत का इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा कि पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से समुदाय, कौन कौन से कम्युनिटीज जो है ना, वो भारत के अंदर आए हैं, और हमने भगाया नहीं उनको, हमने अपनाया है, अपना करके रखा है यहाँ पे, और रख करके बहुत अच्छे से रखा है। आप पारसी कम्युनिटी की बात करिए, आप जूइश कम्युनिटी भी आपको मिल जाएगी, आपको कितने सारे लोग मिल जाएंगे यार। एंड नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू अप्रिशिएट द कल्चर ऑफ इंडिया। सो दैट इज द ब्यूटी अबाउट आवर कल्चर, ये खूबसूरती है हमारे देश की, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखोगे कई बार इलेक्शंस के अंदर क्या होता है कि दिस ऑफन अपील्स टू, मतलब कई बार लोग होते हैं ना, आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर धर्म के नेता हो गए, वो अपने धर्म वालों को इमोशनली वो है ना, वो कर रहे हैं कि भाई आप हमारे रिलीजन वालों को वोट दीजिए, आप नहीं देंगे तो हमारा रिलीजन बचेगा नहीं। तो लोगों के इमोशंस के साथ खेलना है काफी कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है। कभी कभी क्या होता है, कम्युनलिज्म अपना वर्स्ट फॉर्म लेता है, दैट इज ऑफ द कम्युनल वायलेंस। जब आप देखोगे कि जब आप धर्म के नाम पे दंगे करते हो, जब धर्म के नाम पे मारकाट करते हो, दैट इज कॉल्ड कम्युनल वायलेंस। फॉर एग्जाम्पल भारत का जब पार्टीशन हुआ था ना, जब इंडिया से पाकिस्तान निकला था, ठीक है, तो भारत से ही पाकिस्तान निकला है, भारत का पार्टीशन हुआ है, ना कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है। इट्स पार्टीशन ऑफ इंडिया, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो निकला है यार यहाँ से, ठीक, पाकिस्तान जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं था, तो पाकिस्तान निकला ही भारत से। तो अगर आप देखोगे तो जब भारत का पार्टीशन हुआ, तब भारत ने वर्स्ट कम्युनल वायलेंस को फेस किया है, जो कि हमारे, आप देखो जो पाकिस्तान जा रहा था, जो भारत आ रहा था, बड़ी मारकाट, बड़ा दंगा फसाद हुआ है धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, ठीक है। और इसके पीछे का रिजल्ट, इसके पीछे कौन दोषी है, इसके पीछे क्या हमारे कॉमन लोग दोषी नहीं यार, इसके पीछे दोषी पॉलिटिकल लीडर्स। तुम्हें लगा कि यहाँ पे तुमने सुना कभी कि जिन्ना के ऊपर तलवार चलाई गई, या इंडियन साइड के किसी नेता पे तलवार चलाई गई? नहीं चलाई गई, नहीं भाई, तलवार किस पे चली? कॉमन आदमी लोगों पे, ठीक है। तो ये तो मतलब यही होता है यार, यही है भाई धर्म की राजनीति। तो द पॉइंट इज दिस, ठीक है। नाउ अब अगर आप देखोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात तो समझ में आ गई थी कि यार भारत में जिस तरीके का वैरायटी है, जिस तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसा प्रोविजन लाया जाए संविधान के अंदर जिससे सारे लोग यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से एकदम मिल बांट करके रह पाए, ठीक है। डन। अब अगर आप देखोगे तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने ना हमारे देश को सेक्युलर स्टेट बनाया, ठीक है। अब सेक्युलर स्टेट आपको हमारे बहुत सारे प्रोविजंस में दिख जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के। ना नंबर 1, अगर आप देखोगे भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगर आप देखेंगे श्रीलंका में ऑफिशियल रिलीजन बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन हमारा देश के भी एक स्टेट किसी रिलीजन को एक ऑफिशियल स्टेटस देता ही नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटीज को फ्रीडम दे रखा है कि आप अपना धर्म प्रैक्टिस करिए, जैसे भी आप चाहें प्रैक्टिस करिए, प्रोफेस करिए, प्रमोट करिए, कोई
दिक्कत नहीं, आप अपने धार्मिक स्थल बनाइए। आप देखोगे भारत में जिस फ्रीडम के साथ लोग रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं ना, शायद ही आपको दुनिया किसी देश में चीज मिलेगी। ठीक है, भारत में आपको कोई रोकेगा नहीं अगर आप मंदिर बना रहे, मस्जिद बना रहे, चर्च बना रहे, गुरुद्वारा बना रहे। इनफैक्ट लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग आगे आके सम्मान करते हैं। ठीक है, यही खूबसूरती है भारत के बारे में, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर वैलिड पावर दिया हुआ है। अगर कोई अच्छा लोगों को फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करिए, कोई यहां पे आपको मना नहीं करेगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज वन वे। आपको कई बार मेरे सरनेम में, आपको जब जिस बच्चे को मेरा सरनेम पता है, सर को आपको लगता होगा यार सर कैसा ही अलग सा सरनेम है आपका, आप सरनेम से तो कुछ और ही साउंड करते हो, बट ऑनेस्ट टर्म्स में अगर आपसे बात करूं तो बच्चे आई प्रैक्टिस हिंदुइज्म। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि सरनेम से मेरा मतलब रिलीजन नो डाउट कुछ और ही रेफर कर रहा है, बट मैं प्रैक्टिस कुछ और करता हूं। ये मेरा फंडामेंटल अधिकार भी है कि मेरे को फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं जो चाहूं मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, है ना। हालांकि इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे धर्म के नाम पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्लियरली प्रोहिबिट करता है। अच्छा, अगर आप चाहो किसी रिलीजन में अपने आप को चेंज करना अपने मन से तो आप कर सकते हो, लेकिन फोर्सफुल तरीके से आपको कोई आपका धर्म चेंज नहीं करवा सकता। यानी यहां पे क्लियर मना है कि फोर्सफुल कन्वर्जन आर नॉट अलाउड। फोर्सफुली चाहे आपका कोई धर्म परिवर्तन करवा दे तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन भारत। ठीक है, अगर आप देखोगे कुछ ऐसे मैटर होते हैं कई बार रिलीजन्स के, जो रिलीजियस मैटर तो नहीं होते बट सामाजिक मुद्दे होते हैं। अब जैसे हिंदुइज्म के अंदर आप देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में क्या होता था कि यार बड़ा छुआछूत का बड़ा चलता था, अनटचेबिलिटी बड़ा कॉमन था। तो अनटचेबिलिटी कोई रिलीजियस मुद्दा नहीं है यार, अनटचेबिलिटी एक सामाजिक मुद्दा है। अब ऐसे मुद्दों में सरकार इंटरवीन कर सकती है, सरकार के पास पावर है। अगर आप देखोगे तो सरकार ने इंटरवीन भी किया और सरकार ने यहाँ पे सती प्रथा हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, ऐसे जितने भी इवल्स उसको बैन किया। अभी ट्रिपल तलाक वाला काफी मामला गर्म था। ट्रिपल तलाक में आप देखेंगे सरकार ने कहा भैया सामाजिक मुद्दा है तो गलत हो रहा है यार महिलाओं के साथ, तो यहाँ पे एंटर करना चाहिए, है ना। तो ऐसे जितने भी मुद्दे हैं, अगर मान लीजिए कि जो सामाजिक स्तर पे हैं, सोशल स्तर पे, जहां पे लोगों को लग रहा है कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, वहां पे सरकार के पास यहाँ पे इंटरवीन करने का अधिकार है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, बड़ा बच्चा हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है कि कास्ट डिवीजन ना भारत के अंदर बहुत पुराने जमाने से है। अगर आप देखोगे हर तरीके के समाज में, चाहे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, आपको अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज तो दिखेंगी। भारत में हालांकि कास्ट डिवीजन का जो स्टार्टिंग हुआ था वो कास्ट के फॉर्म से नहीं हुआ था। ठीक है, भारत में क्या था, पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, वैदिक एरास के टाइम पे लोगों को काम के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। जो भगवान की पूजा पाठ करते थे उनको कहा गया ब्राह्मण्स है, जिनको सुरक्षा करने का काम दिया गया उनको कहा गया क्षत्रिय है, जो फार्मर्स वगैरह थे, व्यापार वगैरह करते थे, उनको कहा गया वैश्य है, और जो शहरों वगैरह की साफ सफाई मेंटेन करते थे उनको कहा गया आप शूद्र हैं। ठीक है, डन। अब अगर आप देखोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सबका अपना काम डिवाइडेड था, सब अपना अपना हंसी खुशी काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जिनके पास पावर आती गई, जैसे ब्राह्मण्स हुए, क्षत्रिय होते गए, तो ये क्या गए, इन्होंने समाज में अपना डोमिनेंस बनाना स्टैब्लिश किया। अब क्या होता है, जब किसी भी ग्रुप के अंदर कुछ खराब लोग आ जाते हैं ना, गंदे लोग आ जाते हैं, तो वो पावर का मिसयूज करने का ट्राई करते हैं, और यही होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो सिंपल नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर था, इसको प्रॉपर ग्रुप्स बनाने स्टार्ट कर दी, जिसको अभी आप जाति या फिर कास्ट कहते हैं। ठीक है, और इसमें जिसके पास पावर रही उसने अपने पावर का मिसयूज किया, और जिन बेचारों के पास पावर नहीं थी वो बेचारे हमेशा दबाते चले गए, और वो थे आपके शूद्रास, या फिर आगे कहें तो दलित्स। तो दलित्स का मतलब हुआ जिसका दमन किया गया हो, ऑप्रेस पीपल। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट फिर धीरे धीरे आप देखोगे ना इनको कॉमन जगह पे रहने की इजाजत मिली, ना इनको कॉमन कुएं से पानी पीने दिया जाता था, ना इनके बच्चों को स्कूल जाने दिया जाता था, ना ही इनको कॉमन मार्केट या बाजार में आने दिया जाता था। ठीक है, अगर कोई चीज छू लें तो उसको माना जाता था गंदी हो गई है। तो ये एक बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है, राइट बच्चों। तो आप देखोगे तो इस तरीके से जो कास्टिसिज्म था ना, ये जो जातिवाद था भारत में बढ़ता चला गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे मोस्ट सोसाइटीज में जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हमने डिवीजन किया था ट्रेंड, अगर आप देखोगे तो अभी क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है कि होता क्या था कि जो कास्ट, अब ये जो सिंपल सा डिवीजन ऑफ लेबर था ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। फिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजिड होता चला गया कि भाई क्या होता था कि मतलब जो एक, अगर आप मान लीजिए गलती से वैश्य में बॉर्न हो गए तो आपको जो आपके बाप दादा करते हैं आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, शादी भी आप अपने सेम कास्ट में करोगे। तो इस तरीके की जो कास्ट इनइक्वालिटीज है ना, धीरे धीरे करके आप कह सकते हैं बढ़ती चली गई। इनफैक्ट आज भी देखोगे तो आज भी भारत के जो इंटर कास्ट मैरिजेस है ना उनको बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। आज भी लोग ना अपने ही कास्ट की शादी करने के लिए ढूंढते हैं। और द पॉइंट इज कि आज भी शायद यार हम इस जातिवाद से ना कहीं बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप देखोगे बहुत बड़ा फैक्ट है। और अगर कास्ट में शादी करना है, कास्ट में मैरिज करना ही इस बात का गारंटी है कि जीवन खुशी रहेगा, सुखी रहेगा, तो शायद डोमेस्टिक वायलेंस या फिर दहेज प्रथा जैसे केसेस आज भारत में होते ही नहीं। तो नो डाउट देखो, अगर आप दूसरे कास्ट में मैरिज करते हो तो भी डेफिनेट सी बात है दिक्कतें आएंगी, आप सेम कास्ट में करते हो तो भी दिक्कत आने के चांसेस हैं। तो कास्ट या कास्ट में ना करना इज नॉट अ गारंटी ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ। बट एक है खैर, हमें शायद अगले अगले 30-40 साल 50 साल और लगेंगे मे भी शायद जातिवाद से बाहर आने में। बट फिर भी आपको भारत में आज भी कास्ट सिस्टम किसी ना किसी फॉर्म में दिखाई दे ही जाता है। ठीक है ना।
अब अगर आप बात करोगे यहाँ पे बच्चों, तो कास्ट सिस्टम किस पे बेस्ड है? एक्सक्लूजन पे बेस्ड है ना? आप क्या करते हो, किसी एक पर्टिकुलर समाज के ग्रुप को ना आपने बाहर निकाल रखा, आप कहते हो यार आप समाज के आप समाज में रहने लायक नहीं हो। जैसे मैंने आपको दलित का एग्जांपल दिया, तो पहले यही हुआ करता था, उनको समाज के बेनिफिट से आपने पीछे कर दिया। तो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि जिनको बेनिफिट्स मिलते गए, जिनको एजुकेशन का बेनिफिट मिला, जिनको आगे बढ़ने का बेनिफिट मिला, करियर बेनिफिट्स मिले, वो लोग तो बहुत आगे निकल गए, और जिन लोगों को ये सब नहीं मिला बेचारे, वो बहुत ज्यादा पीछे रह गए। पीछे भी रह गए, साथ ही साथ गरीब भी हो गए। ऑब्वियसली बात है, आपको बस पैसे कमाने का साधन ही नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आप कहां से पैसे कमाओगे? पैसे नहीं होंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना समाज में, ये बहुत ज्यादा यार बढ़ने लगा। अब क्या हुआ कि आप देखोगे कई सारे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे ज्योतिबा फुले हो गए, अंबेडकर जी हो गए, गांधी ने भी सत्याग्रह वगैरह किया है इस रिस्पेक्ट में, ठीक है, रामास्वामी नायकर हो गए, तो इनके वजह से और कुछ जब समाज में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो जो कास्ट सिस्टम था आपका ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, डन। नाउ अगर आप देखोगे तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा, शहर को ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, लिटरेसी बढ़ी, लिटरल लोगों ने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, आप देखोगे साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आई, मतलब जब लोगों को ये फ्रीडम मिली कि आप अभी कोई भी जॉब कर सकते हैं, तो धीरे धीरे कर करके आप कह सकते हो कि जो कास्ट सिस्टम है ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, गांव के अंदर जब जमींदारी सिस्टम को तोड़ा गया, जमींदारी सिस्टम का अबॉलिश किया गया, तो लैंडलॉर्ड्स का पोजीशन जब वीक हुआ वहां पे, तब आप देखोगे कास्ट सिस्टम धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हुआ। एक बड़ी खूबसूरत मूवी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, मांझी द माउंटेन मैन, कभी आप सुनिएगा। तो मांझी द माउंटेन मैन मतलब गेस बिहार के आसपास एक कोई मूसाहार कम्युनिटी रहती है ना, मेरे को एग्जैक्टली इतना डिटेल में तो नहीं पता, बट मूसाहार को माना जाता था कि दे आर फ्रॉम द शूद्रास ओनली, ठीक है, मतलब शूद्रा वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आउटकास्टेड ग्रुप माना जाता था उनको, ठीक है, मतलब ऐसा माना जाता था। तो मांझी द माउंटेन मैन में एक बड़ा खूबसूरत सीन आता है कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ये बाहर चले जाते हैं, शहर वहर जाते हैं, और शहर जाके एकदम बढ़िया एकदम सूट बूट पहन करके, अच्छा शहरों में जो है इनको एक कास्ट सिस्टम नहीं मिलता बिल्कुल भी, एकदम बढ़िया काम वाम करके पैसे से कमा के गांव वापस आते हैं, ठीक है, आपको एकदम बढ़िया पैंट शर्ट बढ़िया पहन करके जाते हैं, तो वहां गांव के प्रधान अधान बैठे होते हैं अपने बढ़िया 4-5 लोगों के साथ, तो उनको जा करके तो है एकदम बढ़िया से क्या कहते हैं ग्रीट करते हैं, और भैया कैसे हैं, क्या हालचाल, तो कहते हैं भैया माफ करना पहचाने नहीं। तो फिर ये जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, फिर इनकी बहुत पिटाई होती, बहुत मार खाते हैं, है ना। तो फिर ये मार किस लिए खाते हैं? इस वजह से नहीं कि इन्होंने क्यों बोला, इस वजह से खाते हैं बिकॉज ये जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उसको गांव में आज भी जो है वो समझा जाता था आउटकास्टेड। तो एक आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, आज भी कई सारे केसेस आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक है। हालांकि समाज बदल रहा है, समाज धीरे धीरे और चेंज होगा, राइट, चलिए। फिर आप देखेंगे तो भाई, अच्छा कास्ट का मुद्दा जब से राजनीति के अंदर उठाया गया, पॉलिटिक्स के अंदर उठाया गया, आप देखोगे कि इसमें काफी ज्यादा इंपैक्ट आपको पड़ा है। तो कास्टिज्म नो डाउट, अगर आप देखोगे इस बिलीफ को मानता है कि कास्ट जो है समाज का अधिकार है, जो कि एकदम बेसलेस बात है, ठीक है। तो कहते हैं ना कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, तो ये टॉपिक है आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट क्या क्या फॉर्म यहाँ पॉलिटिक्स में ले सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे जब पार्टीज को ना यहाँ पे कैंडिडेट चुनने होते हैं इलेक्शंस के लिए, तो एक बात समझिएगा, वो हमेशा ध्यान रखती हैं कि जो आपका कास्ट कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल मैचअप होना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो हमेशा ट्राई करती हैं कि अलग अलग कास्ट के कैंडिडेट्स को यहाँ पे खड़ा किया जा सके। रीजन क्या है यार? क्योंकि आप ना सिर्फ एक कास्ट के वोटों से कभी चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए आपके लिए हर एक बंदा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक कास्ट का इंसान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी वो लोग चुनाव के लिए कैंडिडेट चूज करती हैं, तो मेक श्योर करती हैं ताकि वे अलग अलग कास्ट के कैंडिडेट्स को चुने, सो दैट एक चुनाव जीतने के चांसेस इनके ज्यादा हो पाए, ठीक है। अब अगर आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कई बार आप देखेंगे लोगों के कास्ट सेंटिमेंट्स पे भी अपील करते हैं, है ना। अगर आप देखोगे कई बार एक पर्टिकुलर कास्ट से किसी नेता को खड़ा कर दिया गया, अब वो जाएगा अपने लोगों से जाकर के बातचीत करेगा, उनको समझाएगा, कास्ट के बेसिस पे उनसे चुनाव में वोट मांगेगा। इसको वैसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम भी दिया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। उत्तर प्रदेश में बहुत पहले होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। अब तो फिलहाल यूपी का पॉलिटिक्स काफी चेंज हो गया यार, ठीक है, काफी मतलब डेवलपमेंट वगैरह पे बात की जा रही है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जाति धर्म पे बात ज्यादा होती थी। ये फैक्ट है यार, जो यूपी में रहते हैं इस बात को जानते होंगे। आप अपने भैया दीज पूछेगा, अपने पापा में पूछेगा, बताएंगे इस चीज को, है ना। पहले क्या होता था, नेता लोग जो है जाति के ऊपर पे, कास्ट बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे वोट वगैरह ज्यादा मांगते थे। अभी ये थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है, नो डाउट लिटरेसी बढ़ी है, यूपी की जनता भी थोड़ी जागरूक हुई है, तो समाज में बदलाव आता है यार उससे, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो कॉन्सेप्ट है ना कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसने यहाँ पे नेताओं को मैंडेटरी कर दिया है कि आपको हर एक कास्ट के आदमी के पास जाना पड़ेगा भाई। एक कास्ट के इंसान से ना आपका वोट बैंक तो बनेगा नहीं, एक कास्ट के आदमी से आपके जो है सारे वोट तो आपको मिलेंगे नहीं। तो आपको यहाँ हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी का यहाँ पे सपोर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो बात डेफिनेट सी बात है आप चुनाव नहीं जीत पाओगे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे
तो कई बार ऐसा बोला जाता है ना कि यार ये वाली कास्ट हमारी वोट बैंक है। तो वोट बैंक का मतलब होता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कास्ट के 100-150 लोग रहते हैं, तो हो सकता है उस 100-150 में से 70 लोग आपको वोट करते हैं, बट सारे 150-150 आपको वोट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत फैक्चुअल बात है। तो अगर मान लीजिए कि 150 में से 70 आदमी भी आपको वोट कर रहा है, तो मतलब आप कह सकते हो कि मेजोरिटी आदमी आपको वोट कर रहा है, तो वो कास्ट आपका वोट बैंक हो सकती है। लेकिन सारे के सारे आपको वोट कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये मेरी बातों से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सर आप एक ही बात पे पड़े हो कि वोट वोट चुनाव, वोट चुनाव, वोट इलेक्शन, जाति चुनाव, वोट, तो क्या मतलब चुनाव इज ऑल अबाउट कास्ट? क्या आपके आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर क्या चुनाव सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो है, सिर्फ जो चुनाव है वो सिर्फ सिर्फ जाति के ऊपर है क्या? इट्स ऑल अबाउट कास्ट और नॉट? अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है यार। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखें। नंबर 1, अगर आप देखोगे भारत में कोई भी ऐसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको नहीं मिलेगा जहां पे सिर्फ एक ही प्रकार का कास्ट रहता हो, है ना? उस कास्ट के मेंबर्स ज्यादा हो सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि सिर्फ एक ही कास्ट के लोग रहते हो। तो हर कैंडिडेट और पार्टी को डेफिनेट सी बात है, एक से ज्यादा कास्ट के लोगों का वोट जीतना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और तभी जाकर के वहां पे वो चुनाव जीत पाएंगे। ठीक है, और अगर आप देखोगे कोई भी पार्टी ना सारे वोट्स किसी पर्टिकुलर कास्ट के नहीं जीतती। मैंने आपको वोट बैंक का एग्जांपल दिया ना, तो जब आप कहते हो ना कि कोई पर्टिकुलर कास्ट आपकी वोट बैंक है, तो आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी लोग उस कास्ट से आपको वोट करेंगे, लेकिन सारे के सारे आपको वोट करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर अगर आप देखोगे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना कई बार सेम कास्ट से कई सारे कैंडिडेट्स खड़े कर देती है। मान लीजिए एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो मतलब वहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट का मेंबर ही खड़ा हो सकता है। अब वहां मान लीजिए 6 पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट कर रही हैं, तो 6 के 6 यार शेड्यूल कास्ट मेंबर्स ही खड़े करेंगी, है ना? अब तुम बताओ तुम कास्ट के बेसिस पे कैसे वोट दोगे? तो ये सारे के सारे तुम्हारे ही कास्ट के हैं जब, तो तुमको किसी और बेसिस पे वोट देना पड़ेगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे तो लोगों को डेफिनेट सी बात है किसी और बेसिस पे वोट देना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ वोटर्स के अंदर कुछ वोटर्स का आप कह सकते हैं चॉइस होता है, मतलब हो सकता है कि उनके कास्ट से एक से ज्यादा मेंबर्स खड़े हो रहे हो, तो यहाँ पे वोटर्स के भी जो मतलब ऑप्शंस है ना वो बहुत डिफरेंट है यार, है ना? तो आप कह सकते हैं कि कई बार ऐसा है कि सेम ही कास्ट के कई सारे मेंबर्स खड़े हो गए, तो आप कास्ट के बेसिस पे अब तो क्या ही वोट करोगे? सेम ही कास्ट के लोग खड़े, तो अब आपको वोट किसी और पैरामीटर पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे रूलिंग पार्टी और जो सिटिंग एमपी और एमएलए है ना, फ्रीक्वेंटली हमारे यहाँ देश में चुनाव हारते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और अगर सिर्फ जाति के बेसिस पे वोट दिए जाते तो शायद ये चुनाव कभी हारते ही नहीं, है ना? क्योंकि हमेशा इनको फिक्स पता होता कि यार मेरे कास्ट वाले तो मुझे वोट दे देंगे, चुनाव में जिता देंगे। तो अगर ऐसा होता तो ये लोग ये तो कभी चुनाव ही नहीं हारते, बट ऐसा नहीं होता ना। सरकारें बदलती हैं, पार्टी बदलती है, एमपी चुनाव हारता है, एमएलए चुनाव हारता है। ठीक है, एमएलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का मेंबर, और एमपी मतलब संसद का मेंबर यानी पार्लियामेंट का मेंबर। ठीक है, तो इस लोग आप देखोगे चुनाव हारते हैं, और ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शंस आर नॉट अबाउट जस्ट द कास्ट। ठीक है, चलिए, तो आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन। इस टॉपिक को आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स एंड कास्ट। ठीक है, देन तो इट इज पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज कास्ट, इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं, मतलब पॉलिटिक्स जो है वो जाति प्रभावित नहीं होती, बट जाति जो है वो राजनीति जरूर प्रभावित होती है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो अभी तक हमने जितने बात की, हमने ये समझा कि कास्ट का कि राजनीति के लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर मैं एक राजनीतिक नेता हूं या एक राजनीतिक दल हूं, एक राजनीतिक पार्टी हूं, तो मेरे लिए जाति कितना मैटर करती है, जाति कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कि जाति के लिए राजनीति कितना इंपॉर्टेंट है यार, कि पॉलिटिक्स एक कास्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखती है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो कास्ट के मुद्दों को जब तक राजनीति में नहीं उठाया गया था, तब तक जो है इसका कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया था। ठीक है, अगर आप देखोगे हर एक कास्ट ग्रुप यहां पे बड़ा बनने का ट्राई करता है। क्या करता है? छोटे छोटे कास्ट को ग्रुप करके जो है वो चाहता है कि हम बड़े बन जाए। अच्छा, अब अगर आप देखोगे कई बार जो अलग अलग कास्ट ग्रुप्स है ना, उनको एक दूसरे के साथ ना एक अलायंस बनाना पड़ता है, कोलिशन बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आप देखोगे एंड उसके बाद ये लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कास्ट को सरकार बनानी है। अब वो कास्ट ग्रुप पहली बात तो बड़ा बनेगा, जब तक बड़ा नहीं बनेगा उसका इन्फ्लुएंस नहीं बनेगा, है ना? फिर कई बार जो होता है, कई बार ऐसा होता है, आप देखोगे कि कुछ कास्ट ग्रुप्स दूसरों के साथ हाथ मिला लेते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं। अगर ये अलायंस जीत गई तो कोalition सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, पॉलिटिकल पावर आती है इनके पास। ठीक है, फिर आप देखोगे कई बार नए काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स हो गए, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स हो गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से राजनीति के लिए कास्ट जरूरी है, उसी प्रकार से यार हमारे कास्ट के लिए, जाति के लिए भी राजनीति जरूरी है ना? अगर आप देखोगे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव इंपैक्ट भी। पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि कास्ट जो है ना अलग अलग रोल्स प्ले करती है यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ सिचुएशन देखोगे जब आपने कास्ट डिफरेंसेस को राजनीति में उठाया, जब इन मुद्दों को राजनीति में उठाया, तो बहुत सारे जो डिसएडवांटेज कमिटी हैं,
है ना। फॉर एग्जांपल आपके दलित्स हो गए, एससी एसटीज ओबीसीज वगैरह हो गए, इनको अभी जो है ना अधिकार मिले, इससे पहले इनको अधिकार नहीं मिल रहे थे, ठीक है। अभी इनको ज्यादा बेहतर अधिकार मिले, कब मिले हैं, जब आपने इस मुद्दे को राजनीति के अंदर उठाया है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स आल्सो। अगर आप देखोगे जिस प्रकार से रिलीजन के केस में पॉलिटिक्स अगर सिर्फ कास्ट पे ही बेस्ड हो जाए, है ना, तो वो हमारे डेमोक्रेसी के अंदर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ये बाकी इश्यूज से आपके जो ध्यान है उसको डाइवर्ट कर सकती है, जैसे राजनीति में आपकी बाकी इश्यूज भी इंपॉर्टेंट है, गरीबी है, डेवलपमेंट है, करप्शन है, इनको भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो कास्ट का सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अगर आप एक्सप्रेशन करोगे राजनीति में तो आपको फायदा होगा। जब आपने अपने मुद्दों को उठाया, दलित की डिमांड्स को उठाया, एससी एसटीज की डिमांड्स को उठाया, तो आप देखोगे इनके लिए अधिकार बनाए गए, आपके लिए प्रॉपर राइट्स दिए गए, प्रॉपर रिजर्वेशन का अधिकार आया, है ना, इनको रिजर्वेशन मिला, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जॉब्स में आगे बढ़ने का मौका मिला। तो ये कब हुआ, जब आपने राजनीति के अंदर जो है कास्ट के मुद्दों को उठाया, तो एक पॉजिटिव आउटकम है। लेकिन अगर आप सिर्फ कास्ट के बेसिस पे राजनीति करना स्टार्ट कर दोगे तो यहां पे इंपैक्ट्स गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप कह सकते हो कभी कभी अगर कास्ट के बेसिस पे ना कई बार दंगे भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव तरीके से किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यही था आपका चैप्टर, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। उम्मीद है मजा आया होगा इस छोटी सी प्यारी सी सवारी में। आई गेस 40-50 मिनट का ये लेक्चर चला गया है ना, थोड़ा सा लंबा माइंड मैप गया है, ठीक है। तो बस मुलाकात होगी आपसे किसी और लेक्चर के अंदर, किसी और माइंड मैप के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। मैं मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय मेरे सुपरस्टार्स, मेरे पीवियंस, एंड लव यू ऑल गाइस। बाय।